नमस्कार दोस्तों। तो क्या कांग्रेस हाईकमान को यानी गांधी नेहरू परिवार को अब चुनौती मिलने वाली है? तो क्या कांग्रेस के तमाम नेता कुछ छत्रप कांग्रेस के इस हाईकमान को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को चुनौती दे रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बटेगी 1969 की तरह? और क्या कांग्रेस पार्टी में फिर से एक बार घमासान होगा? क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए फिर से वो ताकतें खड़ी हो गई हैं जो एक वक्त में खड़ी हुई थी? ये सारे सवाल आज खड़े हैं क्योंकि कांग्रेस को खत्म करने के लिए सारे दल लगे हुए हैं एक एक तरह से। कोई अपने जहां पर जिन राज्यों में सशक्त है वहां लगा हुआ है, जो भी जहां है, और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उसे खत्म करने पे लगी है, आरएसएस उसे खत्म करने पे लगी है, पूंजीपति उसे खत्म करने पे लगे हुए। तो आज सबके दुश्मन अकेली कांग्रेस पार्टी हो गई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और उनकी भारत जोड़ो यात्रा लगातार बढ़ रही है। वो 1 महीना पूरा कर चुकी है और आज 31वें दिन उसकी स्थिति यह है कि लगातार लोगों का बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। कल उन्होंने गौरी लंकेश की माता और बहन के साथ में यात्रा की। ये वही गौरी लंकेश थी जो पत्रकार थी, लेखक थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे और तथ्यों पर किए। उनके तथ्यों को लेकर के नाराजगी, स्वतंत्र लेखन को लेकर के नाराजगी थी, तो फांसीवादी लोगों ने, कट्टर लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो इन्हीं सारी कट्टरता, इन्हीं नफरत, इन सारी चीजों के खिलाफ राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान चल रहा है। और जब यह अभियान चल रहा है तो इसी दौरान देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, देश को आजाद कराने वाली और देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, देश को राजनीतिज्ञ देने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। और इस चुनाव में दो बड़े चेहरे हैं। एक शशि थरूर है जो केरल से आते हैं, तिरुवनंतपुरम के सांसद है, और एक दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो 9 बार एमएलए रहे और उसके बाद में लोकसभा सदस्य रहे और 2 बार और राज्यसभा सदस्य। और कांग्रेस के सबसे पुराने और कद्दावर और समझदार नेता हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि उनकी कमांड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और अपनी मातृभाषा में भी। तो यह एक बड़ी चीज है। वो कल गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है संयुक्त, सबके मिले जुले, जिसे कहते हैं कलेक्टिव डिसीजंस पे काम करेगी, सबको मिलके काम करेगी। वो सोनिया गांधी के एजेंट की तरह या उनके रिमोट की तरह से वो काम नहीं करेंगे कि रिमोट सोनिया गांधी चलाए। वो पार्टी के हित में, देश के हित में काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो जिस तरीके से उनको काम करने का है, स्वतंत्र तौर पर काम करेंगे। सोनिया गांधी के हाथ में अपना रिमोट नहीं देंगे। तो खड़गे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के समर्थन के लिए पूरे जुटे हुए हैं। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी शशि थरूर भी है और वो भी यही कहते घूम रहे कि एक नई कांग्रेस बनाएंगे और करेंगे। तो इस तरह से और तमाम दावे और वो किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दावा किया था कि अध्यक्ष कोई बन जाए, रिमोट तो सोनिया गांधी के पास रहेगा। और जब गांधी परिवार ही रहता है तब उनको परेशानी होती है। वो कहते हैं कि आखिर गांधी परिवार ही क्यों है, और इस बात को लेकर वो सवाल उठाते हैं। जबकि इतिहास है कि देश जब से आजाद हुआ 18 अध्यक्ष हुए और 18 में जो गांधी नेहरू परिवार के सिर्फ 5 अध्यक्ष हुए, शेष सारे अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से बाहर के लोग थे। तो यह भी है, लेकिन इसके बावजूद बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जिसने, नेहरू गांधी परिवार ने जो है 3 बार प्रधानमंत्री का पद दे दिया, उन्होंने खुद नहीं लिया, वो नहीं खुद बने। सोनिया गांधी इसका सबसे बड़ा प्रमाण। सोनिया गांधी को 1991 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो राजनीति में नहीं, और वो नहीं आई लंबे समय। और उसके बाद में जब उन्हें कांग्रेस खत्म होने लगी, जब लेके आया गया,
तो उसके बाद में जब उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद में, संघर्ष के बाद में जब खड़ी हुई, तो 2004 में जब सरकार बनाने की बारी आई, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, उन्होंने मना कर दिया, उनका नहीं, और उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बेहतरीन सरकार चलाई। उसके बाद में 2009 में आया, तब भी उन्होंने मना कर दिया, और 2009 के बाद में 2012 में मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और मैं उनके लिए पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा नहीं, सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया। तो आप ये समझिए कि ये इतिहास रहा है, और ऐसे इतिहास के वक्त में तब भी भाजपा सवाल उठाती थी, आज भी उठाती है और बार बार उठाती है। जब गांधी परिवार का होता है तो सवाल उठाती है, और नहीं होता है तो सवाल उठाती है। और यह आज से नहीं हो रहा है, ये सालों साल से हो रहा है। तो आप समझिए, तो यही है कि अब निशाने पर क्या है। तो खड़गे ने जो कहा कि भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कितनी बार प्रधानमंत्री ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कराए। भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव होता ही नहीं है। लोकतंत्र तो वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी दल में है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष पद का भी चुनाव होता है, और हर बार होता है। कभी वो सर्वसम्मत से चुना जाता है, कभी वैसे होता है, पूरी मीटिंग होती है। तो ये स्थिति, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात। तो इस तरह से, और उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पद लेने से मना कर दिया। हम चाहते थे कि वो संभाले, लेकिन वो नहीं। उन्होंने जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कहा इसके बावजूद वो यह नहीं है कि किसी के कोई रिमोट से चलाएगा, वो रिमोट से नहीं चलने वाले, तो अपने हिसाब से चलेंगे, पार्टी हित में चलेंगे, देश हित में काम करेंगे। तो आप ये समझिए, तो ये स्थिति है और ये कांग्रेस का इतिहास है। अब आप एक चीज समझिए, आपको याद होगा 1969 में जो हुआ था, तो उस समय किस तरह से नीलजप्पा ने, उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने श्रीमती जो गांधी थी, कहेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको लेकर के बिल्कुल मोर्चा खोल दिया था। और अंत में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। इंदिरा गांधी को जब एक बार और आपको बताएं कि कामराज थे, तमिलनाडु से आते थे, तमिलनाडु के एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी प्रशंसा किया करते थे। और आज आप जो मिड डे मील और ये सारी चीज देख रहे हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी और वहीं से शुरू हुई थी। तो जब आया, पहले पंडित नेहरू के निधन के बाद में जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो के कामराज का आया, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी भी नहीं आती थी, इस कारण से वो पिछड़ते थे, इसलिए उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। उन्होंने नाम सुझाया लाल बहादुर शास्त्री का, और सर्वसम्मत से लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। हालांकि उस समय मोरारजी देसाई ने बहुत भारी विरोध किया। मोरारजी देसाई को पूंजीपतियों का, राजघरानों का, और जो कहेंगे जमींदारों का उनका समर्थन था, और वो उनके लिए काम कर रहे थे। और उसके बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, तब उसके बाद भी यही स्थिति आई, और उस समय भी यही हुआ, और अंत में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में जब हुआ तो 169 वोट पाए मोरारजी देसाई, और श्रीमती इंदिरा गांधी 350 से अधिक वोट पाई। तो आप ये समझिए, उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो जो 355 वोट पाई श्रीमती इंदिरा गांधी, और तब प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हें किसी ने बनाया नहीं था, चुना गया था, चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री पद का। तो ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। और मोरारजी देसाई हार गए, और जब हार गए 169 वोट पा करके वो सिर्फ रह गए, और इंदिरा गांधी 355 वोट पाई, ये सांसदों के वोट। और उसके बाद में फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए एक बिल्कुल सिंडिकेट बना लिया, और वो सिंडिकेट जो काम करता था राजघरानों और इन सब के साथ मिलकर। और इंदिरा गांधी ने उस समय क्या किया, उस समय इनका प्रीवी पर्स खत्म किया, इन राजाओं का और इन लोगों का, और उस पैसे को जनता के लिए लगाया। फिर राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, और इन सब के कारण सारे विरोधी हो गए। उस स्थिति में इंदिरा गांधी को स्थिति यह हुई कि पार्टी टूटी, श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, और इंदिरा गांधी ने वो सरकार चलाई, और उस समय उन्हें सपोर्ट किया वामपंथी दलों ने, और उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, प्रीवी पर्स खत्म किया, और ये सारे राज रियासतें और सब खत्म किया।
तो आप समझिए, माखनलाल पोतेदार ने एक बार कहा था कि रियासतों के भारत में विलय के बावजूद विशेषाधिकार थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद में बिल पास करवा करके उसको दूसरी बार आजाद कराया था, क्योंकि इन नहीं तो ये जो रियासतें थी उनका राज चल ही रहा, उसको खत्म किया। बहुत बड़ा साहस का काम, और इसलिए उन्हें अपनी पार्टी से लड़ना पड़ा। जैसा मैंने बताया, पार्टी टूटी, और उन रियासतों और सबके पैसे के सहयोग से, गुजराती जो धनाढ्यों की लाबी थी उसके सहयोग से मोरारजी देसाई जनता पार्टी और दूसरे वामपंथी और सबके साथ फिर बाद में मिलकर के वही प्रधानमंत्री बने, और श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी फिर भी न डरी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए, देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने, गरीबी खत्म करने, बेरोजगारी खत्म करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को उन्होंने जब आगे बढ़ाया तो इससे तमाम पूंजीपतियों के और बड़े बड़े लोगों के हित हिल रहे थे। इसलिए इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया, प्रोपेगेंडा किया गया, और जिसके कारण 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी हारी, और मजबूरन श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका और दूसरे तमाम जो पूंजीपतियों के कैपिटलिस्ट राज्य थे उनके सहयोग से भारत की, इंदिरा गांधी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही। तो ये आप समझ सकते हैं, इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत करके, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपने प्रचार में, उस जमाने में जब इतने साधन नहीं थे, 36,000 मील की दूरी तय की थी, मील, किलोमीटर नहीं, मील दूरी तय की थी, और 300 सभाओं को संबोधित करके, और किस तरीके से किया, और फिर 2/3 बहुमत ला करके और संगठन को मजबूत किया था। लेकिन वही कांग्रेस 16 सीटों पर समझ गई थी, वो भी दिन याद थे। तो आज तो फिर बहुत सारी चीजें, राहुल गांधी तो बहुत कुछ सुधार, आज वो पैदल चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, 700 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। ऐसी स्थिति तो आप ये समझिए। तो इंदिरा गांधी ने लेकिन इस तरह से करके उन्होंने समझा कि कैसे लड़ना है, उन्होंने उनको टिट फॉर टैट वाली नीति को अपनाया और उनको उस ढंग से हैंडल किया, और इसलिए वो उस जगह आई। तो ये सारी बातें समझने की। इसके बाद में आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, अध्यक्ष पद के चुनाव पहले भी होते रहे। सुभाष चंद्र बोस का और गांधी जी के प्रत्याशी का चुनाव हुआ था, और उस स्थिति में गांधी जी के प्रत्याशी को गुजरात की ही धरती पर सुभाष चंद्र बोस ने हराया। बाद में सुभाष चंद्र बोस की स्थिति यह हुई कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। हालांकि उनके निजी संबंध सदैव अच्छे रहे, लेकिन यह स्थिति है। तो वो भी रहा। उसके बाद में आपको याद होगा कि जिस तरीके से उम्मीदवारी होती रही है, बहुत सारी चीजें नहीं है कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी की थी। उस समय अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के कारण। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, अब तो ये लड़ाई लड़नी, और गांधी ने उस चीज को कहा, और जो कांग्रेस के नेता थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। वो लड़े, हारे, लेकिन बावजूद उन्होंने गांधीवाद को वो किया, समर्थन किया। ये स्थिति है। और फिर जिस तरह से स्थिति, चीजें बढ़ी और सारी चीजें हैं, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे और सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे, और ये स्थिति है। उसके बाद में बोस की जीत के बाद में उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी का गठन करना चाहिए। गांधी के समर्थक कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सुभाष चंद्र बोस के बीच स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और उसको लेकर, कार्यशैली को लेकर के मतभेद गहराए। 8 फरवरी 1939 को सरदार पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को लिखे खत में लिखा कि उनके, सुभाष चंद्र बोस के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें काम करने में आजादी चाहिए। ये बात किसने लिखी? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखी कि सुभाष चंद्र बोस के कारण देश की आजादी की लड़ाई लड़ना कठिन हो रहा है। आप समझ सकते हैं। 12 फरवरी 1939 को वर्धा में CWC की मीटिंग में गांधी समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस के कमेटी में से 15 में से 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, और 10 से 12 मार्च तक के बीच में पूरा हुआ था। और त्रिपुरारी में कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बीमार हो गए, स्ट्रेचर से पहुंचे, और गांधी जी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
इस्तीफा देने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य बैठक में मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ दावेदारी पेश कर दिया और यह स्थिति हुई सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसा नहीं। फिर पटेल और नेहरू में कभी भी लड़ाई नहीं। पटेल को कुछ लोग अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी नेहरू जी को बनाना चाहते थे 1900। और उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने 1946 की बात, और इन सब स्थितियों में पंडित नेहरू को बनाया गया, क्योंकि उस समय देश की आजादी को लेकर के तमाम सारी चीजें करनी थी और उन सब चीज को लेकर के, और नेहरू को बनाया गया। और बनाने का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी चीजें, हालांकि वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य नेहरू को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन झूठा क्या प्रचार किया जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हुआ था, अध्यक्ष पद के लिए। प्रधानमंत्री तो 1947 में बना, और नेहरू के अधीन पहले भी शुरुआती दौर से रहे। जब नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे तो उनके जनरल सेक्रेटरी थे सरदार पटेल, तो यह भी आपको जानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद में पटेल के हटने के बाद में जो हुआ, नेहरू अध्यक्ष बने और उसके बाद में वायसराय ने नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और नेहरू ने उसको अच्छे ढंग से डील किया। नतीजा ये हुआ, भारत में अंतरिम सरकार बनी और 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो फिर 1948 में फिर से पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन बने। और ये सारे लोग ऐसे थे जो नेहरू परिवार पर, नेहरू पर, गांधी पर सवाल उठा लेते थे। तो ये लोग थे, यूएन ढेवर थे। उसके बाद में नीलम संजीवा रेड्डी रहा और नीलम संजीवा रेड्डी वो थे जिनको लेकर के सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी और बीबी गिरी और सब कुछ हुआ था। फिर श्रीमती गांधी ने इन्हें राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया था जब वो पार्टी से हटा दी गई। के कामराज रहे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद में एस नीलिंगप्पा रहे और नीलिंगप्पा के ही समय में श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाबू जगजीवन राम रहे, पंडित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे, देवकांत बरुआ रहे, फिर इंदिरा गांधी अध्यक्ष, फिर राजीव गांधी बने और फिर पीवी नरसिम्हा राव बने, फिर सीताराम केसरी बने, फिर श्रीमती सोनिया गांधी बनी, राहुल गांधी बने। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार को चुनौती देने का कोई नई घटना नहीं है। और आपको याद होगा जब श्रीमती गांधी पहली बार आकर के अध्यक्ष बनने के लिए चल रही थी तो सीताराम केसरी जो अध्यक्ष थे उन्हें कमरे में लॉक करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उनकी एंट्री के समय में बवाल खड़ा किया वो अपने आप में, जबकि वो गांधी नेहरू परिवार के बड़े लॉयल माने जाते थे। और श्रीमती गांधी जब अध्यक्ष बनी तो आप ये समझिए, और उसके बाद में वो 141 सीटें पाई। उसके बाद में आप देखिए कांग्रेस फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुई और लगातार बढ़ती हो और 2004 में सरकार में आई। ये सारी चीजें आज उसको चुनौती दी जा रही है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं। वो वहां पर प्रशंसा करते हैं, किसकी करते हैं? वो प्रशंसा करते हैं अदानी की, और अदानी की प्रशंसा में वो कसीदे करते हैं। तो इससे सवाल जरूर उठता है कि तो क्या चुनौती दी जा रही? क्योंकि राहुल गांधी तो अंबानी और अदानी पर हमला करते हैं कि वो देश के किस तरीके से चंद लोगों के हाथ में पूंजी सौंपी जा रही है और किस तरीके से किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कि क्या कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से जो है नुकसान करने का काम किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी में बार बार जो है गांधी परिवार को नुकसान करा करके और सारी चीजें करके किया जा रहा है। गांधी परिवार को की सत्ता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किसके इशारे पे की जा रही है और क्या हो रहा है? क्यों अदानी से आज बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ा रहे हैं गहलोत? Mr. Adani has committed 60,000 crores to Rajasthan. No chief minister can refuse such an offer. In fact, it would not be correct for a chief minister to refuse such an offer. My contention is in the use of political power to help certain chosen businesses. My opposition is to 2 or 3 or 4 large businesses being helped politically
to monopolize every single business in this country. That is where my opposition is. I am in no way against the corporates, I'm in no way against business, but I am against the complete monopolization of Indian business, because that weakens the country. And today what we are seeing, what is being done by the BJP government, is complete monopolization of all businesses by helping a chosen few business. That's my problem. The Rajasthan government has not used political power to help Mr. Adani in Rajasthan. The day they do that, I will be standing in opposition. तो गहलोत का यह प्रेम, अशोक गहलोत का, और अदानी को जिस तरीके से गौतम भाई करके वो कहते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से तो कांग्रेस पार्टी में ये समझे कि एकाधिकार है या कुछ है। सोनिया गांधी को जो सब लोग जानते हैं कलेक्टिव डिसीजन के लिए जाना जाता है, उन्होंने कभी भी कोई डिसीजन थोपा नहीं, और राहुल गांधी को के डिसीजन तक में उन्होंने कई बार इंटरफेयर किया है। हालांकि राहुल गांधी राजनीति में शुचिता के पक्षधर थे, तो इसलिए वो बार बार तमाम सारे लोगों के निशाने पे आ जाते हैं, क्योंकि वही लाबी जो पूंजीपतियों की लाबी है, वो राहुल गांधी को खड़ा नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी खड़े हो गए तो वो पूंजीपतियों की लाबी और वो राजघरानों और सबसे जहां से पोषित है उसको समस्या हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी आम आदमी की, आम जन की राजनीति करते हैं, और आम जन की राजनीति पसंद नहीं आती तमाम सारे लोगों को जो मलाई खा, इसलिए चुनौती दी जाती, इसलिए उन्हें कभी पप्पू, कभी जाने कौन, किन किन नामों से पुकारा जाता है। हालांकि उन्होंने साबित कर दिया है। अब देखिए, वो लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने 31 दिन में दिखा दिया कि सचमुच वो लीडर हैं, और वो मास लीडर हैं, और उन्हें नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है, चाहे अर्थ का नॉलेज हो, वित्त का के साथ साथ उन्हें देश की भौगोलिक स्थितियों का, इतिहास का, और उसके साथ साथ लोगों की समस्याओं का, लोगों के साथ में निजी तौर पे वो जिस तरह जुड़ते हैं और जिस तरीके से उन्हें कनेक्ट करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का वही कल्चर रहा है, वही तो गांधी ने सिखाया था। और जो गांधी ने सिखाया था, नेहरू ने जिसको अमल में लाए थे, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तो गांधी नेहरू की विरासत को आगे बढ़ा रहे, सही दिशा। लेकिन गांधी नेहरू परिवार से नफरत करने वाले उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं, उनको चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन ये चुनौती कितनी सफल होगी, है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि देश गांधी नेहरू के साथ खड़ा है, देश नफरत पैदा करने वालों के साथ नहीं खड़ा। और इसीलिए राहुल गांधी ने साफ कह दिया, वो किसी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, वो तो भारत जोड़ेंगे। वो सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे, वो तोड़ने का काम नहीं करेंगे, और ना होने देंगे, और ना ही वो किसी प्रचार में। तो इसलिए अब प्रियंका गांधी को संभालनी पड़ेगी हिमाचल के और गुजरात के चुनाव की कमान, क्योंकि दूसरी तरफ झूठ का ढिंढोरा पीट पीट के अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, उनकी आम आदमी पार्टी खड़ी। भ्रष्टाचार और सब में सिर तक दबा हुआ अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी, जो हर बात पे झूठ बोलती है, वो अपने झूठ के जरिए सत्ता में आना चाहती है। तो अब प्रियंका गांधी को उन सारे झूठ का सामना करना पड़ेगा। नफरत की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। अब देखिए, कहीं पे वो गांधी को पूछते हैं और कहीं पे जाके गांधी की फोटो हटा देते हैं। जब उन पर आफत आन पड़ती है तो राजघाट में बैठते हैं, नहीं तो गांधी जी के जन्मदिन पे जाके एक फूल नहीं चढ़ाना मैं उचित समझते हैं। और गुजरात में जाते हैं तो गांधी करते हैं, वहां आते हैं तो पंजाब में आते हैं तो भगत सिंह करते हैं, और उसके बाद में नफरत बोलते हैं, उन दोनों के बीच भी नफरत बोलते हैं। और यही नहीं, झूठे मॉडल दिखाते हैं। और इसके साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार है, और उसका जवाब देना है। और उसका जवाब देने के लिए अब प्रियंका गांधी आएंगी, और प्रियंका गांधी कितना जवाब दे पाती है ये भी देखना होगा, क्योंकि झूठ के पांव बड़े मजबूत हैं, उसके साथ बड़े बड़े पूंजीपति और राजा खड़े हैं। ऐसी स्थिति, ये लड़ाई आसान नहीं, इसलिए सच को पहचानना जरूरी है, जानना जरूरी है। और जब सच को जानेंगे, आप देखिए धर्म के नाम पे कैसे नफरत पैदा करते हैं। आपने अभी कल देखा
कि अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का मंत्री, किस तरीके से एक सभा में जाकर के हिंदू देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नफरत वाली उसमें शामिल होता है और उसकी बात करता है। और वहां पर पहुंचते हैं तो मुस्लिम मुस्लिम बात करते हैं, और उसके बाद मुस्लिमों के ऊपर जब हमले हो रहे होते हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे होते हैं, तो उस समय वो चुप्पी साध के अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं। जब जब मुस्लिमों पर हमले हुए, केजरीवाल ने बिल्कुल मौन साध लिया, अपनी पार्टी तक के नेताओं के पक्ष में नहीं बोले। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो यह हालत, तो एक तरफ दोगला चेहरा है, एक तरफ गांधी नेहरू परिवार जो सच के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ पूंजीवादियों के सहारे खड़ी मोदी सरकार, भाजपा है। अब इतनी बड़ी लड़ाई है, और राज्यों में छोटे छोटे से छत्रप हैं जहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल हो। तो ऐसी स्थिति में जानिए, समझिए, सच को पहचानना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।